Hello guys, welcome back to my amazing channel Made Me Medico. Today I am going to discuss about the inflammatory bowel disease. Before discussion, please subscribe to my channel so that you will be notified earlier for the upcoming videos. So let us start our discussion. Inflammatory bowel disease is a GIT problem. Inflammatory bowel disease is a idiopathic idiopathic chronic inflammation disease. Means its etiology is unknown. Etiology is unknown. etiology पता नहीं है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज में देखा जाता है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के दो टाइप्स होते हैं, एक क्रोन्स डिजीज, एक अल्सरेटिव कोलाइटिस. रिस्क फैक्टर की बात करें तो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एंड समटाइम्स there is a gene mutation is seen, genetic susceptibility is seen. तीन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, NOD2 और ATG16L1 और IRGM. ये तीन जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Some other factors are alteration in the host interaction with intestinal microorganism or intestinal epithelium dysfunction and sometimes aberrant mucosal immune response seen. IBD के फर्स्ट टाइप्स की बात करते हैं हम लोग, दैट इज क्रॉन्स डिजीज. सो क्रॉन्स डिजीज जो है वो भी इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है. इसका इटियोलॉजी भी क्या है, अननोन है, और ज़्यादातर स्मोकर्स में देखा जाता है ये क्रॉन्स डिजीज. ट्रांसम्यूरल है, ट्रांसम्यूरल कहने का मतलब तीनों लेयर जो है वो इन्वॉल्व है, या मीन्स म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ये तीनों इन्वॉल्व होता है इसमें. और इसमें जो ख़ास बात है कि ये जो है जीआईटी के किसी भी पार्ट्स में हो सकता है. क्रॉन्स डिजीज किसी भी पार्ट्स में हो सकता है जीआईटी के, फ्रॉम माउथ टू एनस, बट मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड पार्ट जो है वो इलियम है इसका. ठीक है, इसमें रेक्टम इन्वॉल्व नहीं होता है. सो रेक्टल स्पेयरिंग इज सीन. और अपर जीआई में क्रॉन्स डिजीज जो है वो ज़्यादातर देखा जाता है गैस्ट्रिक एंट्रम में और डिओडनम में. हम लोग बात कर चुके हैं कि ये क्रॉन्स डिजीज है वो इडियोपैथिक है, या मीन्स इटियोलॉजी अननोन है, बट सम इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा जाता है इस डिजीज में. तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोबैक्टीरियम पाराट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स, ये है. और इस डिजीज में आपको देखने को मिलेगा सर्कमफेरेंशियल ग्रोथ ऑफ मेसेंट्रिक फैट अराउंड द बॉवल. ये बॉवल है, ये देखिए फैट है, मेसेंट्रिक फैट. ये मेसेंट्रिक फैट जो है सर्कमफ्रेंशियल इस तरीके से क्रीपिंग होता हुआ दिखेगा. तो सर्कमफ्रेंस ग्रोथ ऑफ मेसेंट्रिक फैट अराउंड द बॉवल. इस डिजीज में जो बॉवल होगा वो कैसा दिखेगा, थिक, फर्म, रबरी और इनकम्प्रेसिबल. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्रॉनिक डिजीज जो है वो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है, इलियम में होता है. ठीक है, इलियम में होगा, अल्सर होगा या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा. अल्सर होगा तो फिर उसमें दो केसेस आए, परफोरेशन होगा फिर फाइब्रोसिस होगा. अगर अल्सर में परफोरेशन हो गया तो वहाँ पे आपको देखा जाएगा इंटरोइंटरिक, इंटरोक्यूटेनियस और इंटरोवेजाइकल्स. अगर अल्सर फाइब्रोसिस हुआ तो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. साथ ही साथ अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन हुआ तो वहाँ पे कार्सिनोमा देखने का भी चांस होता है. डायग्नोसिस की बात करें तो क्रोन्स डिजीज में सीटी इंटरोक्लाइसिस देखने जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है. अब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के सेकंड टाइप्स की बात करते हैं, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. सो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है
अल्सर प्लस कोलाइटिस मीन्स, इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा रेक्टम तो 100% केस में इन्वॉल्व होता ही है, ठीक। तो रेक्टम इन्वॉल्व हुआ, फिर ये जो अल्सर है आगे की तरफ बढ़ता गया, तो इसी, तो ये पूरा चीज़ हो गया कोलाइटिस, यानी कि प्रोक्टोकोलाइटिस। और ये डिजीज आगे की तरफ अल्सर जो है वो बढ़ता गया, तो अल्सरेटिव। इसमें जो मोस्ट, इसमें अगर सिर्फ रेक्टम इन्वॉल्व है तो उस केस को हम लोग कहेंगे प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस। अगर रेक्टम के साथ साथ ये साइड वाला जो कोलोन है वो सिर्फ अफेक्टेड है, तो वो हो गया लेफ्ट साइडेड कोलाइटिस। अगर रेक्टम के साथ साथ पूरा कोलोन अगर अफेक्टेड है तो वो केसेस हो गया पैनकोलाइटिस, ठीक है। तो ये आपका हो गया अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके बारे में कुछ और बातें हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्रोन्स डिजीज में स्मोकर्स में ज़्यादा होता था, क्रोन्स डिजीज जो है वो स्मोकर्स में ज़्यादा होता था, बट इसमें स्मोकिंग इज प्रोटेक्टेड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपेंडेक्टोमी के केस में ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो रिस्क है वो डिक्रीज हो जाता है। ये इसमें भी इटियोलॉजी एडियोपेटिक था, मतलब कि इटियोलॉजी अननोन रहेगा, बट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटरफेरेंस देखा जाता है। तो कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल और कैम्फिलोबैक्टर जेजोनाई। इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है? तो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रहेगा तो ये चांसेस है, हो सकता है। उसमें क्या था, उसमें क्रॉन्स डिजीज में क्या था कि वो ट्रांसम्यूरल था, तीनों लेयर्स इन्वॉल्व था, बट इसमें सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व है, जिसके वजह से क्या है, स्ट्रक्चर्स नहीं देखा जाएगा, एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि मस्कुलरिस प्रोपिया क्या है, स्पेयर्ड है, एब्सेंट है। इसमें सीडो पॉलिप देखा जाएगा, हालांकि सीडो पॉलिप्स क्रॉस डिजीज में भी देखे जाते हैं, बट ज़्यादातर जो सीडो पॉलिप्स है वो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा देखा जाता है। मोस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस लेजन इज क्रिप्ट एब्सेस। लेसन जो है क्रिप्ट एब्सेस में ज़्यादा देखा जाता है। इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डायरिया हो सकता है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है, और पैसेज ऑफ म्यूकस देखा जा सकता है, और साथ ही साथ क्रैमी एब्डोमिनल पेन देखा जाता है कंडीशन में। ये जो तीनों केस है ये आपका प्रोक्टाइटिस के केस में देखा जाता है, और ये वाला जो सिम्टम्स ये कोलाइटिस में देखा जाता है, ठीक है। और सीरोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग, सीरोलॉजी की बात करें हम लोग तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में पीएन का होता है, पीएन का जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, और एस का ये आपका क्रोन्स डिजीज में होता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग इसका टिपिकल ग्रॉस अपीयरेंस की बात करें तो उसमें आपको हाइपरेमिक म्यूकोजा दिखेगा, हाइपर एमिक म्यूकोजा दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में हम लोग जो मैनेजमेंट करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट, उसमें हम लोग 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड देते हैं, लाइक सल्फा सलाजीन और सालाजीन, इस टाइप का चीज़ हम लोग देते हैं। और ये जो 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एंटीबायोटिक्स की बात करें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, फिर मेट्रोनिडाजोल हम लोग दे सकते हैं, मेट्रोन। और फिर साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है, एंटी टीएनएफ थेरेपी दिया जाता है, एजाथियोप्रिन
एनसेक्स मर्केप्टोक्यूरिन ये दिया जाता है। सो ये दिस इज अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। सर्जिकल की बात करें तो सर्जिकल सिर्फ अल्सरेटिव कोलाइटिस में पॉसिबल है, क्योंकि क्रोन डिजीज में तो माउथ टू एनस कहीं भी हो सकता है, तो उसको सर्जरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो सर्जिकल ऑप्शन बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस में है, क्योंकि इसमें कोलोन रेक्टम और कोलोन में ही अल्सर होता है, तो कुछ ज़्यादा सी मतलब कंडीशंस, मतलब ज़्यादा इफेक्टेड जो एरिया है उसको हम लोग सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो सर्जिकल ऑप्शंस जो है वो टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी है प्लस इलियल पाउच एनाल एनास्टोमी, टीपीसी और आईपीएए। ठीक है, कोलोन इसमें जो टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी है इसमें कोलोन और रेक्टम दोनों के सर्जरी किया जाता है, दोनों को निकाला जाता है। ठीक है, और ये वाला जो सर्जरी है टीपीसी प्लस आईपीएए, ये बेसिकली यंग पेशेंट में किया जाता है जो मतलब कि पेन टॉलरेट कर सकें या जिसका गुड स्पिंक्चर फंक्शन हो, उसमें हम लोग करते हैं। और अगर किसी का स्पिंक्चर फंक्शन अगर सही नहीं है या ओल्ड एज का केस है तो उसमें टीपीसी प्लस इंड इलियोस्टोमी किया जाता है। टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी और आइडियल पाउच एनास्टोमी जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, जे शेप होता है इस तरीके से। ये इस तरीके से ये हम यही पाउच बनाया जाता है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, बाद में इसको एक स्विच कर दिया जाता है। टीपीसी जो है वो इस तरीके से हो जाता है, ऐसे वो इन दोनों को ऐसे कर दिया जाता है। ठीक? पहले जो है वो इस तरीके से रहता था, बाद में सर्जरी के थ्रू इस तरीके से बनाया जाता है और यहाँ पे ओपनिंग कर जाता है, क्योंकि रेक्टम तो हट चुका है तो रिजर्वायर का फंक्शन कौन करेगा, तो इस तरीके से ये कर दिया जाता है एनस, तो ये पाउच बन जाता है। ठीक है, तो ये जे शेप जो है मोस्ट कॉमन है टीपीसी में या आइडियल पाउच एनल एनास्टोमी में। सो दिस डिस्कशन इज ऑल अबाउट द आईबीडी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसमें हम लोग उसके दोनों टाइप्स को डिस्कस किए, अल्सरेटिव और क्रोन्स डिजीजेस। उसके फिर बाद में मेडिकल मैनेजमेंट भी देखें। So if this video is helpful for you, then do like, share, comment, and definitely subscribe to my channel. And if you have any doubt, problem, query in any topic or any subject, please suggest me in the comment and I will bring it as soon as possible on my YouTube channel. So that's it for today. Thank you very much.